लोगों को लास्ट क्लास में जब गए होंगे तब डोमेन रेंज से असाइनमेंट मिला होगा, मिला था ना? उसके डाउट सेकंड क्वेश्चन रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक, तो एक बार उसको छोड़ दो, अभी वो नहीं आप लोग को भी आएगी तो उसके लिए वापस पीगो पे जाना पड़ेगा और डिटेलिंग में। एक बार पीगो वाले जो क्वेश्चन होंगे ना इसमें कौन सा नहीं आया होगा तो चलेगा, बस सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा तो चलेगा, बाकी सब 17 आएगा बिकॉज पीगो को उतना तो आपको पता है ना, ट्रीगो पूरा बना कहाँ से, यूनिट सर्कल का रेंज क्या होता है, यूनिट सर्कल मतलब क्या है तो ये बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, रेडियस। ट्रिगो के मेन दो टर्म कौन से होते हैं, साइन एक्स और कॉस। तो हम ट्रिगो की बात करते हैं, ट्रिगो के मेन दो टर्म कौन है, साइन एक्स है, कॉस है। ये आप लोग का रेडियस वन है जो बेसिक चीज हमने पढ़ा था। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1 0, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हो तो किसकी वैल्यू देता है, कॉस की। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। वाई कोऑर्डिनेट किस वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि कोस का एंगल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो तो साइन एक्स किसके बीच में आ रहा है, कॉस एक्स भी किसके बीच में आ रहा है। तो आपको पता ही कि पूरा ट्रिगो कहाँ से बना है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से बनने की वजह से होता क्या है, ट्रिगो के मेन दो टर्म कौन है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो उसका रेंज हमेशा किसके बीच में रहने वाला है, -1 से 1 के बीच में। इसके बाहर वो कभी भी नहीं जाएगा। फिर वो आप 10,000 डिग्री डालो कि 10 करोड़ डिग्री डालो, राइट। वो ना 1 से बड़ा होगा ना -1 से कभी छोटा होगा, राइट। तो उसके हिसाब से 17 में पहले करवा देता हूँ। 17 में क्या बोला आपको, f of x is equal to 1 plus 3 cos 2x। cos 2x का रेंज -1 से 1, एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, x हो, 2x हो, 3x हो, 200x हो, x/2 हो, x/4, एंगल कुछ भी हो, cos का रेंज किसके बीच में, -1 से 1। हमें रेंज किसका चाहिए, रेंज किसका चाहिए, 1 plus 3 cos 2x। तो cos 2x करेंगे आपको 3 cos 2x चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई, तो रेंज क्या आ गया, -3 से +3। उसमें क्या ऐड करना है, तो 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 ऐड करोगे तो 3 + 1 is 4, -3 + 1 is
-2। तो क्या पता चला कि आपका रेंज किसके बीच में होगा? तो रेंज तो आप निकाल लोगे, बिकॉज साइन कोस का रेंज आपको पता है -1 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि यूनिट सर्कल होता है, ठीक है। बट वो डोमेन आप नहीं कर पाओगे अभी, उसके लिए आप लोगों को ये मैंने बस ये बोला कि कोस का एंगल कितना भी बड़ा हो, 2x क्या है, कोस का क्या है एंगल, वो एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, कोस का रेंज हमेशा किसके बीच में रहता है? मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बोलने की ट्राई करते हैं, यहाँ x दिया हो, 2x दिया हो, 5x दिया हो, 500x दिया हो, 500x दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से 1 के बीच में। डोमेन तो ये सब तो कुछ नहीं लिखे मुझे। ट्रिको कहाँ से बना? यूनिट सर्कल से। तो इसका एंड कहाँ होता है? वो तो रेंज एंगल उसको बोलना है, क्या डाउट? कहाँ से चालू होता है? ये ए पे कितना डिग्री होता है आपके हिसाब से? साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन मतलब कौन? एक्स। तो आपको पूछे ना कि डोमेन कौन, तो क्या आंसर बोलोगे? एक्स। रेंज मतलब कौन? वाई। डोमेन कौन? एक्स। तो आपका इनपुट है एक्स, मतलब आपका एंगल होता है, कहाँ से चालू होता है? 0 डिग्री से। और एंड कहाँ होता है? तो एंड होता है नहीं होता, इसका डोमेन होता है रियल वैल्यू, कुछ भी डाल दो। जब एंड ही नहीं है तो कुछ भी डालो क्या? ठीक है, ट्रिको का फिर भी अगर अभी क्लियरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी पूरा जो भी अलजेब्रिक वाले टर्म है उसमें कोई डाउट हो पहले बताओ। 12 1 से 11 में सबको किसी को कोई डाउट नहीं जिसमें डोमेन फाइंड करना चाहिए? क्लियर है सबका? देख लो एक बार। क्लियर है? ठीक है, तो कौन सा डाउट है डायरेक्टली? 12। ओके 12 में आप लोगों को दिया क्या है यहाँ पर ध्यान, f(x) = 3/2 - x। जबकि क्वेश्चन क्लास में हुआ है, डोमेन फाइंड करना तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए? कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको? रेशनल फंक्शन में से देखिए तो केस देखना होता है क्या? 2 - x² 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये चेक कर लेते 2 - x² 0 कब बनेगा? जब x² = 2 होगा, x² 2 होगा तो x की वैल्यू प्लस और माइनस √2 होगा। इसके आपका डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो ये नहीं चलेगा मुझे, तो मेरा डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट -√2n। तो डोमेन में दिख रही चेक करना है। उसके बाद रेंज के लिए क्या करोगे? 3/2 - x² का रेंज फाइंड करना है। तो जब हमारे पास रेंज के लिए कोई कंसेप्ट नहीं हो तो हम क्या करते हैं? किसके साथ इक्वेट करते हैं? इक्वल टू y। जब हमारे पास रेंज के लिए कुछ नहीं होता तो हम किसके साथ इक्वेट करते हैं? इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा? 3 = 2y - x²y। करेक्ट? x²y को इस तरफ ले आते हैं, 3 को उस तरफ ले जाते हैं, 2y - 3। तो x² किसके इक्वल आया? 2y - 3/y। किसी का भी स्क्वायर जितनी वैल्यू किसकी x² वैल्यू, किसी का भी स्क्वायर हमेशा किसकी वैल्यू देगा? x² है तो आपको आंसर कैसा देगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और फिर भी कर मेथड यूज कर लो। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे? नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 है 3/2। 3/2 से बड़ी वैल्यू रखी है आपने, 1 2 3 कुछ भी रखोगे, सॉरी 1.5 से बड़ी 2 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? y की जगह पर 2 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो प्लस आया तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस।
करेक्ट। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हो बट 3/2 को इंक्लूड कर सकते हैं। जीरो को इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन ऑफ 3/2 से इनफाइनाइट। उसके बाद कौन सा 15 15 भी हो चुका क्वेश्चन है। अच्छा 15 का पहले तो मुझे बताओ डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट +4 प्लस माइनस 4 से +4 क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा। तो डोमेन तो क्या होगा, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट +4। अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को अभी जब 50 बार बोल चुका, वापस 51% बोल रहा हूँ। डोमेन जब आप फाइंड करते हो तो जो दिया होता है उसका डोमेन फाइंड करना होता है, सिंप्लीफाई किए बिना। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही, राइट। और रेंज फाइंड करते हैं क्योंकि रेंज आंसर है, तो आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फंक्शन का होता है, उसको सिंप्लीफाई करके जो भी बना सकते हो। इससे किसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले, मॉड। ये कहाँ ब्रेक होगा, 4 पे। तो कौन से दो केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 4 और x इक्वल टू 4 नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए दो ही केस बनेंगे। अब मुझे बताओ अगर x अगर ग्रेटर देन 4 है देन x - 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। x अगर 4 से बड़ा है तो x - 4 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो मॉड की जरूरत है नहीं है। तो x - 4 अपॉन ये जो कट हो जाएगा तो आंसर ही 1। मतलब एक अगर 4 से बड़ी वैल्यू कुछ भी डालोगे ये आपको हमेशा कौन सा आंसर देगा, 1 ही देगा। इफ x इज लेस देन 4 है, x अगर 4 से छोटा है तो मॉड हटेगा तो आगे क्या लगेगा, तो माइनस ऑफ x - 4 अपॉन x - 4 का आंसर क्या होने वाला है, इक्वल टू -1। क्या होगा, इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया, इसके रेंज में सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, कौन सी, -1 या तो +1। तो कौन सा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, तो ठीक है। उसके बाद और कोई चेक करो, जो नहीं आया जल्दी से बताओ। हो गए जब बाकी सारे, किसी को कोई डाउट नहीं है पूरे असाइनमेंट में एक्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आप लोगों के टेस्ट चालू हो जाएगी। अभी तो 2 वीक 3 वीक हम नहीं लेते क्योंकि अब तक आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। अभी डाउट पूछ लो, फिर ऐसा ना हो कि टाइम पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। क्लियर सबका, ओके। एक बार ध्यान दो, अब यहाँ पर सब लोग जो भी काम कर उसको छोड़ के हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² प्लस 4 और पूछा जाता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन
ऑल द रियल वैल्यू, राइट, रेंज, रेंज, डोमेन ऑल द रियल वैल्यू एकदम से। रेंज क्या होता है? 4 to, कैसे पता चला 4 to infinity? सही है, 4 to infinity एकदम सही बात है, राइट। तो क्या हमें पता है कि भाई x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें मुझे इक्वल टू y की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि x स्क्वायर तो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। उसमें क्या ऐड करना है? 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमें पता चल गया ये पूरा जो x स्क्वायर प्लस 4 है वो हमेशा हमें 4 या 4 से बड़ा ही आंसर देगा। तो 4 से बड़ी वैल्यू कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। 4 से बड़ी वैल्यू कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। इसका रेंज आ गया 4 to इनफाइनाइट। ये सही है? ये तो हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब देखो, अब इसकी जगह पर मुझे क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ, पर उस क्वाड्रेटिक में मान लेते हैं कि मेरे पास अब बीच में एक x भी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस, और आप लोग को कहां जाना, क्या कर रहे हो आप लोग? सब छोड़ दो, जो भी कर, क्योंकि अभी जो आप लोगों को जो भी क्लास अपने 2-3 वीक से हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर आपको सिखाया जा रहा है, ये आपका फंडामेंटल है। अगर ये वीक है तो पूरा मैथ्स मेरा वीक है ना, फंडामेंटल मेरा फाउंडेशन ही वीक है, तो सब कुछ वीक है, बिल्डिंग बना ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये जो भी सारी चीजें सीख रहे हो आप लोग, ये हर जगह कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं सिखाया जा रहा है, ये आपको हर चैप्टर में काम आने वाले इसलिए सिखाया जा रहा है। तो यही ज्ञान होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ तो आप लोग अपने आप पे कुछ ना कुछ मत किया करो, फिर आपको यही ज्ञान देना होता है, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब इसका डोमेन क्या होगा? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ऑल द रियल वैल्यू। पर क्या मैं अभी इसका रेंज फाइंड कर सकता हूँ? तो नहीं फाइंड कर पाओगे। आप यहाँ पर इसलिए फाइंड कर पा रहे थे तो यहाँ पर आप 100% श्योर थे कि x स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, और उसमें आपने से प्लस 4 कर लिया तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। यहाँ पर ये तो मुझे पता है कि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और x कुछ भी दे सकते हो, तो पॉजिटिव भी दे सकता है, और इसलिए मैं x स्क्वायर प्लस x के लिए कुछ नहीं बोल सकता, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन होता f of x is equal to x plus 1 का स्क्वायर प्लस 4, और कोई पूछता है इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ, तो क्या बोलते हैं? डोमेन ऑल द रियल वैल्यू में एक्सेप्ट तो कुछ भी करेगा ना ये आपसे। रेंज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। रेंज क्या होगा? बोला आप ये बोल रहे हो कि इसका भी आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इसका भी आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज में। इसका ही रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही है, तो क्या उसका भी वही आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि फंक्शन तो अलग अलग देखा जाए तो ये x स्क्वायर प्लस 4 है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 है। तो थोड़ा सोच के बताओ, क्या सेम रहेगा कि कुछ चेंज होगा? सेम रहेगा, भले फंक्शन बदल गया फिर भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि x स्क्वायर हो या x प्लस 1 का स्क्वायर हो या 2x प्लस 1 हो या x माइनस 2 या किसी का भी स्क्वायर हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर उसमें पास मैं प्लस 4 कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, तो रेंज क्या आ गया? 4 से लेके इनफाइनाइट। अब ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 करके जो मैंने आपको फंक्शन दिया है वो नॉर्मली ऐसा करके नहीं देंगे, और अगर ऐसा नहीं दे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। क्योंकि आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, इतने भी नहीं देंगे, वो आपको सिंपलीफाई कर रहे वो स्टेटमेंट देंगे, वो आपको क्वेश्चन क्या देंगे? इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, तो कितना होगा? तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा, आपका क्वेश्चन ये होगा। आपको बोलेंगे इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन तो चलो पता चल गया मुझे क्या है, रेंज ढूंढना है। तो मैं यहां से यहां आऊंगा,
और फिर जैसे ही आप बोलते हो फिर मुझे पता है कि भाई किसी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, तो फिर मैं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जब भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x के भी टर्म हो, अगर x के टर्म नहीं हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर तो क्या टेंशन है आपको, फिर तो पता है कि x स्क्वायर हमेशा, उसमें फिर प्लस 5 करूंगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तकलीफ तो x की है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे करके परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेंगे, जैसे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, मुझे किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मुझे x प्लस h या x माइनस h का होल स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसको सिंपलीफाई करो तो क्या होगा, पहला टर्म x स्क्वायर, मिडिल टर्म प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस 2hx, मिडिल टर्म प्लस h स्क्वायर। करेक्ट। मुझे किसी का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे स्टेटमेंट ऐसा बनाना है, ऐसा दिखना चाहिए मेरा स्टेटमेंट। और ऐसा कब दिखेगा, जब आपके पास ये तीनों टर्म होंगे तो ना। अगर आपके पास ये होगा तो आप इसको ये लिख पाओगे, आप x प्लस h का स्क्वायर या x माइनस h का होल स्क्वायर कब लिख पाएंगे, जब आपके पास ये तीनों टर्म होंगे तब तो, मतलब कैसे लिखोगे। और आपके पास इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा क्वेश्चन, आपके पास हमेशा x स्क्वायर वाला टर्म होगा, जैसे आपके पास हमेशा x वाला टर्म भी होगा, तभी तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अगर x का टर्म ही नहीं होता तो मैं थोड़ी कोई दिमाग लगाता, फिर तो मुझे पता है x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए आपके पास x स्क्वायर का भी टर्म होगा, आपके पास x का भी टर्म होगा, आपके पास जो नहीं होगा वो ये नहीं होगा, आपके पास x स्क्वायर, वो आपको ढूंढना पड़ता होगा, ये आपके पास मिसिंग होगा और वो आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, मेरे पास क्या क्या टर्म होगा, x स्क्वायर होगा और x वाला टर्म होगा। तो वो x वाला जो मेरा टर्म होगा उस इक्वेशन में, वो x वाला टर्म मेरा मिडिल टर्म का काम करता होगा। x वाला जो टर्म होगा किसका काम करने वाला है, मिडिल टर्म मतलब कौन, 2hx, मिडिल टर्म मतलब कौन, तो मैं उस x के टर्म को कंपेयर कर लूंगा किसके साथ, 2hx के साथ। मैं हमेशा क्या करूंगा, उस x वाले टर्म को किसके साथ कंपेयर करूंगा, 2hx के साथ, बीच में प्लस हो या माइनस ऊपर नहीं पड़ता। मैं उस x का टर्म, जैसे यहाँ पर 2x है, मैं 2x को कंपेयर करूंगा किसके साथ, 2hx के साथ, ठीक है, मेरा मिडिल टर्म होगा। x कट 2 कट, तो h की वैल्यू कितनी है, आपके पास मिसिंग कौन होगा, h स्क्वायर। आपके पास x स्क्वायर भी होने वाला है, आपके पास x भी होने वाला है, आपके पास क्या नहीं होने वाला है, आपके पास h स्क्वायर नहीं होने वाला है। तो मुझे पहले h ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे उसका स्क्वायर पता चलेगा ना। h क्या पता चल गया मुझे, 1, तो अगर h 1 पता चल गया तो h स्क्वायर कितना होगा, 1। इसका मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होगा तो मुझे +1 की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, +1 की। तो x स्क्वायर है, 2x है, इसको मैंने 2hx के साथ कंपेयर किया तो मुझे h 1 पता चला, और मुझे h नहीं, मुझे कौन चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने ऐड कर लिए। अब अगर मैंने अपनी मर्जी से +1 किया तो सामने वापस मुझे -1 भी कर, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ भी कर लोगे। अगर आपने +1 किया तो सामने -1 भी करोगे, तो -1 करोगे तो 5 में से 1 जाएगा, तो और पूरा स्टेप लिखूंगा तो 5 - 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो क्या हो गया आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस h का, और h कौन था 1, तो किसका स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 - 1 मिलके कितना हो गया 4। तो ये पूरा स्टेटमेंट अब ये बन गया। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना फिर आपको पता है क्या करना है, क्योंकि जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना तो किसी का भी स्क्वायर हो पॉजिटिव ही होगा, उसमें आपको क्या ऐड करना है,
+4, मैंने बस +4 किया, मुझे अपना रेंज मिल गया। तो इससे क्या मिला मुझे, मतलब क्या पता चला कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए कोई भी चैप्टर, और जब उसकी रेंज की बातें हो रही हो कि भाई उसका रेंज क्या होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कौन सी रेंज में वो मूव करता होगा, कहाँ पर रहता होगा वो, तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना, क्या कर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। और मैंने उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे भी बताया आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपके पास दो टर्म होंगे ही होंगे। एक्स स्क्वायर तो होगा ही नहीं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर ही ना हो, एक्स स्क्वायर ही ना हो तो क्वाड्रेटिक ही का एक्स स्क्वायर हमेशा होगा। और ये मेथड की मुझे जरूरत कब पड़ेगी, जब क्वाड्रेटिक और उसमें एक्स भी हो। क्वाड्रेटिक तो यही है, बट उसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स था ही नहीं, इसलिए आपके पास एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा, आपके पास हमेशा एक्स का भी टर्म होगा, आपके पास क्या नहीं होगा, एच स्क्वायर नहीं होगा। और एच स्क्वायर के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एच की। एच स्क्वायर ढूंढने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एच की। वो एच कैसे मिलेगा, तो एक्स के टर्म को आपको हमेशा कंपेयर करना है किसके साथ, 2hx के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, क्योंकि 2hx मेरा मिडिल टर्म होता है, जनरल टर्म में तो मिडिल टर्म कौन होता है, 2hx। इसलिए x का जो भी टर्म होगा इक्वेशन में उसको किसके साथ कंपेयर करना है, 2hx के साथ। किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, और h मिलेगा तो मुझे h2 और एक दो क्वेश्चन जैसे अब ये x² + x + 4, और मुझे बताना था कि इस इक्वेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन तो क्या होगा, अब रेंज ढूंढना है। मैं इसका रेंज तब तक नहीं ढूंढ सकता, कोई भी नहीं ढूंढ सकता अभी जिस स्टेज में आप लोग, उस स्टेज में, तो जब तक आप इसको परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर है मेरे पास, ये एक्स का टर्म को किसके साथ कंपेयर करें, तो 2hx कौन है मेरा, x। अगर 2hx अगर मेरा x है तो x और x कैंसल, 2h = 1, तो h = आपको h चाहिए, h स्क्वायर चाहिए, तो h मिलेगा तभी तो h स्क्वायर मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर। तो मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे कौन सा कांस्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो अगर मैं +1/4 करूंगा तो सामने -1/4 करना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर बन गया, x + 1/2 का, x + h का स्क्वायर ना, 1/4 का स्क्वायर नहीं, x + h का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बन गया, x + 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट। ये 4 - 1/4 एलसीएम लूंगा तो 15/4। ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया, अभी बस हो गया बराबर। फिर तो मुझे पता है कि भाई कोई भी हो स्क्वायर के अंदर, यहाँ कुछ भी हो, स्क्वायर है तो कंफर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। उसमें क्या ऐड करना है, ग्रेटर देन, सॉरी क्या ऐड करना है, 15/4, तो क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको रेंज क्या मिल गया, कहां से किससे बड़ा है, 15/4 से बड़ा है, कहां तक जाएगा। अगले वन में मे बी पॉसिबल है कि जब आप लोग रेंज डिस्कस कर रहे हो या रेंज पूछा हो आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और वो वैसे दिया हुआ है f(x) = 2x² - 3x + 1, अब ऐसे दे तो बोलते हैं इसका डोमेन और रेंज फाइंड करो। व्हाट इज डोमेन, ऑल द रियल वैल्यूज, डोमेन का तो टेंशन ही नहीं है, रेंज ढूंढना है। अब रेंज में तकलीफ किसकी है, x की, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ये x नहीं होता तो 2x² + 1 होता तो क्या बोलता है, क्या होता रेंज, अब ये बीच में उसका टर्म नहीं होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव। तो अगर ये नहीं है तो 2x² + 1 का रेंज ढूंढना है तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो 2x स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो डायरेक्टली आ जाता है। पर बीच में कौन है? -3x तो नहीं बोल सकते ना इस तरह से, तो फिर किस में कन्वर्ट करना है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना मतलब क्या बनाना है आपको? x प्लस और माइनस h का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है? x स्क्वायर प्लस और माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर। तो ये होगा, तो मैं ये लिख पाऊंगा, है ना? तीनों टर्म होंगे तो मैं लिख पाऊंगा उसको x प्लस h का होल स्क्वायर या तो x माइनस h का होल स्क्वायर। तो आपको पहला टर्म क्या होना चाहिए? पहला टर्म क्या होगा? x स्क्वायर, जो आपके इक्वेशन में होगा। बट ये पॉसिबल है कि वहां पर x स्क्वायर के साथ शायद कोई कोएफिशिएंट भी हो, जैसे इसमें नहीं था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें, इस x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट इसमें है। इसमें x स्क्वायर के साथ कौन है? 2 है, जबकि आपको x स्क्वायर अकेला ही चाहिए। अकेला चाहिए मतलब x स्क्वायर के साथ मुझे कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। पर इसमें कौन है? 2 है, तो हम क्या करेंगे? वो 2 मुझे नहीं चाहिए। वो 2 कैसे हटाओगे? ध्यान देना, x स्क्वायर के साथ अगर कोएफिशिएंट होगा तो भी आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए आप क्या करोगे? अगर x स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट है तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा? 2 कॉमन ले लूंगा, तो वो 2x स्क्वायर की जगह पर क्या बचेगा? x स्क्वायर, और 3x की जगह पर क्या बचेगा? 3/2x। तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा ना? यस। ये +1 का कांस्टेंट है, उसका मुझे कोई काम ही नहीं है, उसको पढ़े रहते साइड में। ये स्टेप समझ आया क्यों किया? क्योंकि x स्क्वायर आपके पास अकेला ही चाहिए, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर है तो कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लिया, मेरा पहला टर्म तो मिल गया, x स्क्वायर मिल गया, चलो काम हो गया। अब ये वाला जो x वाला टर्म होगा मेरा कौन सा टर्म है? मतलब मिडिल टर्म है। x वाला टर्म कौन सा टर्म बनेगा? उसको किसके साथ इक्वेट? 2hx के साथ, है ना? वो आपको दिखाने की जरूरत, आप इसको रफ में भी कर सकते हो कि 2hx किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर बीच में माइनस है तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर ही करना है ना, इसलिए प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता था, उसको कंसीडर भी मत करो। 2hx किसके बराबर हुआ? 3/2x। तो क्या क्या कैंसिल हुआ? x कैंसिल, h कितना आ गया? तो आपको h चाहिए, h स्क्वायर चाहिए, h स्क्वायर चाहिए, तो 3/4 का स्क्वायर 9/16। मुझे किसकी जरूरत थी? h स्क्वायर की, जो मिल गया मुझे। तो अब क्या करूंगा? ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3/2x, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 9/16। जितना ऐड करोगे उतना ही सामने सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कितना ऐड किया? कितना ऐड किया? 9/16। आपने 9/16 ऐड नहीं किया, आपने 9/8 ऐड किया है। कितना ऐड किया आपने? तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, कितना भी सिखाता हूं बच्चों को तो भी ये मिस्टेक करके आते हैं। वो जल्दी में मिस्टेक करते हैं, नहीं कि वो जानबूझ के मिस्टेक, तो उनको ध्यान नहीं रहता है। उनको लगता है 9/16 ऐड किया तो सामने 9/16 माइनस करना चाहिए, सोचते थे ये, बट वो बन जाता है कि 9/16 के बाद 2 भी तो है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, होगा ना? तो 2 जब 9/16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा? तो आपने 9/8 ऐड किया है, तो माइनस भी कितना करोगे? बस वो गलती मत करना। अभी इसका स्क्वायर हो गया, x माइनस 3/4 का, x माइनस x का स्क्वायर हो गया ना? h कितना आया था? 3/4। तो स्क्वायर किसका बना? x माइनस 3/4 का। और यहाँ पर क्या बचा कांस्टेंट में? अब इसको एलसीएम ले लोगे तो 8 माइनस 9, तो -1/8। ये पूरा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया, वैसा हो गया, बस अब तो काम ही हो गया। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना तो अंदर कुछ भी हो x माइनस 3/4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो दोनों तरफ करोगे ना, साइन चेंज तभी होता है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो किससे बड़ा है? तो रेंज क्या लिखूं?
-1/8 से कोई भी स्टेप नहीं समझ में तो बताओ। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे चैप्टर में आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ता होगा कोडिंग इक्वेशन। और सिंपल है, दो ही स्टेप है। कौन कौन से दो स्टेप? पहला स्टेप बताओ। एग्जैक्टली, पहला स्टेप क्या है? x² के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होना है। अगर है तो क्या करोगे? कॉमन लेके उसको हटाने की कॉमन ले लेंगे। सेकंड स्टेप, राइट, x वाले टर्म को किसके साथ इक्वेट? इसकी वैल्यू मिलेगी 8 मिलेगा। आपको 8 क्या करना है? जितना 8 करोगे उतना ही सामने क्लियर। देख लो फिर भी एक बार पूरा वो थ्रू करिए, कुछ स्टेप नहीं सुनना तो बताओ। एक बार ये वाला जो क्वेश्चन किया ना, इसको नोट डाउन करो अब अपनी नोटबुक में, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दो। और जब आप लोग नोट डाउन करोगे इसमें देख देख के मतलब अपने आप लिखो, पहले कहीं अटक तो फिर देखो। तीन क्वेश्चन उसके ऊपर लिखें, जब ये हो जाए अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो अभी मेरे को बताओ, पहले उसको क्लियर करेंगे फिर आप लोग ये करोगे। तीनों में हाँ देख, 9 में तो करिए।
साइन बाई e प्लस साइन बाई टू सामने माइनस साइन बाई और फिर 1 माइनस साइन बाई माइनस ये स्टेटमेंट है ये हमें पता था कि भाई x माइनस b बाई 4 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर उसमें से हमने x माइनस b बाई 4 का स्क्वायर को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही। फिर वो y को x माइनस b बाई 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बाई 8 तो फिर तो इस तरह की पूरे का आंसर -1 बाई 8 से बड़ा होगा तो यही मेरा -1 बाई 8 से लेके एक बार एक
सेकंड का आंसर -121/16 सेकंड का आंसर -121/16 से लेके आया
मतलब आपका आंसर -1/40/9 और सेकंड का -121/16/9 ये दोनों में वैल्यू को नहीं ऐड करो। आपने यहाँ पर 25 से 16 आपको क्या देगा आगे ये पकड़ना है आपको लास्ट वाले का आंसर क्या है? -6/2 प्लस 10/3 सबको याद है? नहीं याद? ओके, जिनका नहीं है यहाँ पर ध्यान
अगर ये आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। सबसे पहले पूरे में से प्रॉब्लम कौन है? -3। प्रॉब्लम कौन है? आपका पहला स्टेप हमेशा यही होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं रखना है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है इसमें? -3 में हटा दूंगा तो अंदर कौन बचेगा? क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 4x/3, और ये कांस्टेंट को कभी भी कुछ नहीं छेड़ना ही नहीं, उसको साइड में पड़ेगा। ठीक है, ये कौन तो कौन बनेगा इसके साथ इक्वेशन? 2h, तो 2h इक्वल टू 4x/3, x and x कैंसिल, h इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होगा, तो h कितना है? आपको h चाहिए, h स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूंगा? x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस h स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर प्लस 4/9। अब देखो यहाँ तक तो बच्चे सही कर लेते, उसके बाद फिर वो मिस्टेक होता है कि आप प्लस माइनस करना। आपके हिसाब से आप लोगों ने क्या करोगे? आपने क्या किया? -4/3 किया। क्या किया आपने? क्योंकि -3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 होगा, तो अगर आपने कुछ माइनस किया तो सामने क्या करोगे? प्लस करोगे, तो यहाँ पर +4/3 करोगे। क्या करेंगे? +4/3। तो अगर इमेज क्यों बच्चे लोगों ने गलती की मुझे बताया। ये क्या है? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? x + 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लूंगा, 3 × 2 6, 6 + 4 10/3। इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट पहले चेक करो, ये आ रहा है कि नहीं। फिर ये आया तो फिर तो आंसर आना ही आना है, फिर आंसर गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस किया तो फिर सामने प्लस ही करना पड़ेगा ना, फिर माइनस थोड़ी करूंगा। माइनस करूंगा तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस करूंगा तो माइनस करना पड़ेगा। और फिर हमें पता है कि x + 2/3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 से। तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी के साइन, उसमें क्या ऐड करना है? +10/3। तो +10/3 करूंगा तो लेस देन इक्वल टू 10/3। तो इसको क्या रीड करोगे? ये पूरा जो आंसर हो किससे छोटा है? 10/3। तो 10/3 से छोटा है तो कहां तक जाएगा? -10/3 से 10/3 तक जाएगा। आगे समझ में? और एक ये करके देखो, अभी किसी का गलत आया तो किसी का गलत नहीं है, ध्यान से करके इसका रेंज बता सकते। 1 - 5x² + x।
क्लोज ब्रैकेट किसी के पास सभी टेक्स्टबुक है क्या? मुझे दोनों ये आया सबका आंसर अच्छा एक बार यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, और ध्यान तब दो जब इसमें किसी को डाउट ना हो। तो डाउट है किसी को पहले क्लियर, सबका ये आंसर आ गया। तो एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक में लीनियर इनइक्वालिटी का अलग चैप्टर दिया है, चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी, जो हमारा इनइक्वालिटी जो अपने फर्स्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया था, अपने तो उसका बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, वेविकर मेथड और सब कुछ, राइट। वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, बट इसमें थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ, आप लोग कुछ सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे दिया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देना है सबको और यहाँ मुझे सुनना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट of class 11 in the first and second terminal exam are 62 and 48 respectively. First terminal exam में कितना है 62, second में कितना है 48. Find the minimum marks he should get in the annual examination. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. ये दो टर्मिनलों में फाइनल एग्जाम बाकी है। अब पूछा गया कि फाइनल एग्जाम में उसको कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिससे अगर इन सबका अगर एवरेज लिया जाए तो एवरेज मिनिमम 60 मार्क्स का तो बनना ही चाहिए। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है, मतलब मार्क्स है मेरे पास, सेकंड का भी है, मुझे फाइनल में कितने मार्क्स चाहिए जिससे मेरा एवरेज कितना होना चाहिए 60, मिनिमम 60 का एवरेज करना चाहिए। तो पूछा फाइनल में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे।
तो क्या करेंगे? फाइनल मार्क्स अपने को पता नहीं, तब से क्या कर लेंगे? लेट बी फाइनल कुछ भी एक वेरिएबल नाम दे दें, फिर ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? 62 प्लस अपॉन 3 का निकाल रहे हैं, तो 62 प्लस 48 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 किससे बड़ा आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। देखो वर्ड का मतलब समझ में आ गया अपने को, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 62 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए तो उसको फाइनल एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 70 या 70 से ज्यादा लाना पड़ेगा, तो उससे एवरेज कितना बनेगा? 60 बनेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब और एक क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कैसे पेयर चाहिए? कंसेक्यूटिव पेयर चाहिए। कैसे चाहिए? कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की पेयर चाहिए, राइट? Find all pairs of consecutive odd natural number, both of which are larger than 10. Both of which are larger than 10. And such that their sum is less than 40. क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपको दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर चाहिए कि जिसका मिनिमम वैल्यू और सर जिनका एडिशन जो होगा वो किससे छोटा होना चाहिए? 40 से छोटा होना चाहिए। और हर नंबर किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से बड़ा होना चाहिए। वापस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन जिसको समझ में आए। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10 and such that their sum is less than 40. तो क्या करना है? किससे सब्जेक्ट करोगे? x and x plus 2। गलती से x plus 1 मत ले लेना, क्योंकि कंजुगेटेड तो वही करते हैं कि x का कंजुगेट x plus 1, बट लेना कैसा नंबर है? और अगर x ओड है तो उसके बाद का कंजुगेट ओड कौन होगा? x plus 2। तो इनडायरेक्टली क्या किया? x को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना है एंड x plus 2 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना है। और देखा जाए तो इसको लेने का सेंस नहीं है, क्योंकि x अगर 10 से बड़ा है, सॉरी 0 नहीं, x अगर 10 से बड़ा है तो x plus 2 भी तो 10 से बड़ा, तो उसको लेके क्या फायदा? सही है। इसकी कंडीशन क्या थी कि दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल 10 होना चाहिए, लार्जर इक्वल टू लार्जर देन इक्वल टू नहीं चलेगा। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन दोनों का एडिशन। तो पहला नंबर कौन है? x। दूसरा नंबर कौन है? किससे छोटा? 40 से छोटा। तो 2x इज लेस देन 30, तो x इज लेस देन 90। हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, बिकॉज़ ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। तो x 10 से बड़ा है बट किससे छोटा है? 90। तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? 10 से लेके कहां तक? 90 तक। x की रेंज क्या है? 10 से लेके 90। आपको पूछा है कि वो दोनों नंबर बताना, वो दोनों पेयर बताना है। x जब 10 से 19 होगा तो आपको लेना ओड ही है। तो कौन कौन सा पेयर बनेंगे? 11 13 का पेयर, ये समझाए ना पेयर। ये x की रेंज है 10 से 19, इसमें ओड लेंथ है। x अगर 11 होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर 13 होगा, x अगर 13 होगा तो नेक्स्ट नंबर 15 होगा, और x अगर 15 होगा तो दूसरा नंबर। आगे नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? 17 होगा तो फिर 19 और 19 को इंक्लूड नहीं करना। जितनी पॉसिबल पेयर होंगे तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे। जैसे सिंपल से क्वेश्चन दिए, इसमें अच्छा क्वेश्चन ये था। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन सब देखिए।
क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सुनिएगा वरना ये नहीं समझ में आएगी, ये दोनों तो बहुत सिंपल से बोला है कि मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स, द मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। उसके बाद एक कंटेनर ऐसा मान लो जिसके अंदर 600 लीटर की कैपेसिटी है और जिसके अंदर 12% एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, right? A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution? Here's another container, right? जिसके अंदर 30% acid solution है, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 30%। दो कंटेनर है, पहले कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? उसके अंदर एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है? दूसरे की कैपेसिटी क्या है वो नहीं दिया, बट उसके अंदर एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 30%। पूछा क्या है? उसने पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। क्या पूछा है? ये आपके पास ऑलरेडी कंटेनर है, अभी उसका एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है? उसको एसिड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, तो अभी देखिए उसके अंदर उसका एसिड डालना पड़ेगा, वो भी एसिड वो डालना पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करना, आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, तो उससे ज्यादा एसिड कॉन्सेंट्रेशन वाला कोई मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि ये कंटेनर उसके पास ऑलरेडी है, इसमें से उसको कितना ऐड करना चाहिए, इसके अंदर कितना लीटर ऐड करना चाहिए जिससे ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होके 50% से लेके 18% के बीच में। बढ़ाना तो है बट बढ़ा के ऐसा नहीं कुछ भी ले लेना है, किसके बीच में लेना है? 15% से लेके 18% के बीच में। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that the resulting mixture resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. अरे पूरा का पूरा क्वेश्चन किसको रिफर कर रहा है? पूरा का पूरा किसको रेफरेंस होके बात करो? एसिड को। पूरा का पूरा किसको रिफर कर रहा है? पहले कितना एसिड था? 12%। किसका 12%? 600 का। तो पहले एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 12% ऑफ 600। वो ठीक है, वो नहीं सोल्व करता है, करने का ही नहीं है ऐसे सोल्व, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाती है, फालतू में टाइम पास करते फिर वो हट जाता है, तो नहीं करने का अपने को कभी, लास्ट तक जब तक स्टेटमेंट नहीं बन जाता। अब यहाँ से आप मिक्सर मिक्स कर लो, कितना लीटर मिक्स करो नहीं पता है, तो सपोज 1 लीटर, वो जो आप मिक्स करो उसके अंदर कितना एसिड है, तो इसके अंदर अब जो ऐड हो रहा है वो कितना ऐड हो रहा है? 30/100 ऑफ X। मेरे पास ऑलरेडी ये था, उसके अंदर मैंने ये ऐड किया, ये जो आपका इसके अंदर पहले कितना लीटर ऑलरेडी आपके सॉल्यूशन था, उसमें कितना लीटर ऐड किया? एक, तो टोटल कितना हो गया? 600 प्लस X। उसका कितना परसेंट तक आपको एसिड ले जाए? तो 15% किसका? 600 प्लस X का। और किससे कम होना चाहिए? 18% ऑफ और 600 प्लस X। ये बनाना आना चाहिए। ये वर्ड में दिया था, उसको मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख दिया। वापस एक बार, क्या था स्टार्टिंग में? पूरे का पूरा क्वेश्चन किसको रिलेट कर रहा है? एसिड। इसलिए बाकी किसी को ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ एसिड को ध्यान देना। पहले कितना एसिड था? 12% ऑफ वॉट? कितना मिक्स किया? 30% ऑफ वॉट? X। क्योंकि आपको तो वही एक्चुअली पता करना कि कितना मिक्स करोगे जिससे वो एसिड कॉन्सेंट्रेशन 12% हुआ करता, तो 15 से लेके 18 के बीच में है। तो 15% चाहिए, पर किसका चाहिए? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? 600 लेते, 600 थोड़ी है, तो 80 तो हो गया। तो मिक्सचर कितने का हो गया था? 600 प्लस उसका 15% से लेके 18% के बीच में। अब इसको सॉल्व कर लेते, पहले 100 आ जाएगा तो कैंसर है ना। 15 into 600 9000 प्लस 15x 12 into 600
7200 प्लस 38 लेस देन 18 6 108 10800 प्लस 18 है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ x है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9000 प्लस 15x should be less than 7200 plus 38 and 7200 plus 38 is less than 10800 plus 18x। ये 15x 7200 को इस तरफ लाओ, 1800 38 में से 15x माइनस करो, 15x 15 डिवाइड में जाएगा, पॉजिटिव नंबर एनीबॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, 15 12 जब 180 होता है तो 120 आ गया। ये 18x इस तरफ लाओ, 30x माइनस 18x 12x 10800 में से 7200 गया 3600, तो x क्या बना लेस देन 300। अब इसको रीड करो दोनों को, इसको क्या रीड करोगे, x किससे बड़ा है, x इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर x दोनों का क्या चाहिए आपको, क्या लिखोगे फाइनल आंसर, x शुड बी ग्रेटर देन लेस देन। आप इसमें से इसके अंदर अगर 120 लीटर से लेकर 300 लीटर के बीच में कुछ भी मिक्स करते हो तो आपका एसिड कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में रहेगा, 15% से लेके 18%। ऐसा में कैसे करते हैं इसको, किसको ध्यान में रखना है, एसिड को, बाकी किसी को ध्यान में, ठीक है। एक मैं लिखवा रहा हूँ, इसको फटाफट मुझे फाइंड कर, बस क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको काम की है उसे इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिएगा। बोला है और जैसा टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए, इससे डिस्कस नहीं है, मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of a 45% solution। मैं भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1125 लीटर है और उसके अंदर एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 45%। यहाँ पर एक वाटर है और कुछ है वाटर मिक्स करना है। पूछा क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 35% acid content। भाई वाटर मिला वो तो डाइल्यूट होगा ना, पहले कितना था 45, उसको कम करके कहाँ ले जाना है, 25 से 30 के बीच में ले जाना, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये पूछा। तो रोज ऐसा काम करते हैं ना, किसी न किसी को डाइल्यूट करने का अपने में मिलाते रहते हैं, तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। आप लोग आज घर पे जाकर भी तो आप लोगों के पास कुछ असाइनमेंट नहीं है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक की 5th चैप्टर आप लोग को कर लेना है, तो सब कुछ आएगा उसमें, हमने किया है उससे तो कुछ भी नहीं है, तो कर लेना और इसको आप सोल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर है। पहले मुझे बस ये स्टेटमेंट बना दो, सोल्व तो कर ही लोगे आप लोग, ये स्टेटमेंट आपका सही है तो सोल्व तो हो ही जाने वाला है। आया और किसी का को स्टेटमेंट बन जाए तो मेरे को बताओ, बना तो क्या करें, अब इसका इक्वालिटी बना दो,
ऐसे एरिया x क्या है तो उसमें एसिड कितना है तो 0% ऑफ x होगा ना प्लस x थोड़ी होगा वो तो चाहिए आपको चाहिए 25 to 30 बराबर है बट ये 30/100 ऑफ x वो चाहिए उसके बाद और टर्म आता है नहीं करवा मतलब ऐसा नहीं करना आप मुझे बता आपको ये जो इनइक्वालिटी बना रहे हो वो किसका बना रहे हो एसिड का वाटर का नहीं बना रहे हो किसका बना रहे हो तो चार्ट जब करोगे 45/100 of 1125 ये सबने किया इसके बाद जितने का भी मैंने देखा है सब लोगों ने प्लस एक्स लिखा है कि भाई यहाँ से x लीटर मिला रहे हैं तो यहाँ पर प्लस एक्स इसलिए कर रहे हैं राइट फिर यहाँ पर उन्होंने किया है 25% से 30% बोला तो 25/100 of 1125 प्लस एक्स से लेके 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स 2-3 लोगों का मैंने किया सबने ये किया और मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे अगर 10% तो 9 यही करने वाले और ये गलत है ये गलत इसलिए है क्योंकि आप जो ये इनइक्वालिटी बना रहे हो किसका बना रहे हो एसिड का ये एसिड है क्या ये एक्स एसिड है एक्स क्या है तो आप यहाँ वाटर ले लो यहाँ एसिड ले लो यहाँ एसिड ले लो यहाँ एसिड ले लो थोड़ी होता है एसिड है तो फिर सब एसिड होना चाहिए तो फिर इस वाटर में अब यहाँ एसिड लेना चाहिए ना इसके अंदर कितना एसिड है जैसे एक में लिया था यहाँ पर 30% ऑफ एसिड लिया था एक्स का 30% क्योंकि वहां पर 30% एसिड था वाटर में कितना एसिड होता है 0% तो यहाँ पर 0% ऑफ एसिड है तो 0/100 ऑफ एक्स होगा ना तो 0/100 ऑफ एक्स 0 हो जाता है इसलिए उसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता बट एक्चुअल स्टेटमेंट ये समझ आया ना तो आप अगर एसिड का बना तो फिर पूरा एसिड का बनेगा सही है फिर तो 100 कैंसिल हो जाएगा इसको सोल्व कर लेंगे इसको सोल्व कर लेंगे अच्छा फिर एक चीज और वापस भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट समझ आया ओके एक बार समझ यहाँ पर देखो उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या करते हैं तो पहले स्टेटमेंट गलत बनाता है अगर स्टेटमेंट सही आ गया तो उसका कैलकुलेशन आप क्या करोगे यहाँ पर 25 को 1125 मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तब क्या करोगे 25 को 1125 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे नहीं करना आपको नहीं करना है आपको कैसे डिवाइड कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना आपको मैंने जैसे बताया इसके पहले भी आपको कट बट मल्टीप्लाई वो सब कुछ तब करने का पूरा स्टेटमेंट एक बार लिख आपको मैक्सिमम टाइम कुछ नहीं करना पड़ता होगा आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा 45 टाइम 1125 यहाँ पर 30 टाइम 1125 प्लस 38 यस इसको सोल्व करेंगे अपने पहले और फिर इसको सोल्व करेंगे जब इसको सोल्व करोगे तो x का टर्म तो एक ही है ना यही है ना इसको कहां ले जाओगे उस तरफ कितनी बार 1125 कितनी बार 1125 45 टाइम उससे कितने 1125 माइनस कर दो तो 45 में से 25 गया तो 20 टाइम बचा उसके सामने यहाँ पर 45 टाइम 1125 है उसमें से 30 टाइम 1125 माइनस कर दो कितनी बार बचेगा 15 टाइम और सामने 38 और आपको वैल्यू कितनी फाइंड करनी है x की तो अगर x अगर ये 30 डिवाइड में चला गया तो क्या बचेगा 1125 डिवाइड बाय 2 है ना और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 into 1125 डिवाइड बाय 25 के लिए सोल्व हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे
225, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 900, x इज लेस देन इक्वल टू 900, और यहाँ पर हो जाएगा 1125 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है 552.5। तो फाइनली क्या रीड करेंगे इसको, 567.5 होगा, सॉरी 567 हो गई। तो x क्या हो गया 567.5 से ज्यादा पर किससे कम, कितना वाटर आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो आपका एसिड कॉन्सेंट्रेशन 25 से लेके 30 के बीच में रहेगा। तो ये बस ध्यान देने वाली बात थी। और सॉल्व करते टाइम आप लोग जितना कॉमन निकाल सको उतना पहले निकाल लो, फिर करो, ठीक है। तो ये वाला फिर जब तक आपका लीनियर इनइक्वालिटी टेक्स्ट बुक का वो कर लीजिएगा आप लोग, सब कुछ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आने वाला है। फिर भी आया तो उनको बता देना। तो नेक्स्ट क्लास एक नया कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे अपने। उसको टीचर बोला आज मैं घर से आ रहा था तो मैंने